ऐसे ही का तमाम ये कंबोजवाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। आखिरी मनी सेंट्रल में मैं आपसे कह के गया था कि गुरुवार का जो मनी सेंट्रल होगा वो एक बहुत बड़ी खबर के साथ होगा और ये पूरा एपिसोड की जो सबसे बड़ी खबर होगी वो वही होगी। जी हाँ, वो खबर है ओपेक प्लस की ओर से लिया गया निर्णय। वो निर्णय लिया गया है क्रूड ऑयल के उत्पादन में बड़ी कटौती का। कितनी कटौती हुई, क्या इसके मायने हैं, सब कुछ विस्तार से समझाने के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। यही बड़ी खबर थी जिसका हम जिक्र कर रहे थे। हाँ, यही इसी बड़ी खबर का इंतजार कर रहे थे और हम क्या पूरी दुनिया के देश और अर्थव्यवस्था इसका इंतजार कर रही थी। भारत पर इसके गहरे और बड़े असर हैं, हम इसे विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरें हैं। और कौन सी बड़ी खबरें हैं? कई खबरें हैं, देखिए उसके लिए ऑन द शो। शुरुआत करेंगे, गेहूं महंगा, चावल सस्ता, क्या कम होगी महंगाई? कहां चले गए सस्ते टू व्हीलर्स के ग्राहक? मंदी की आशंका पर WTO की मोहर। क्यों घट रहे दुनिया भर के फॉरेक्स रिजर्व? कोरोना महामारी के बाद बढ़ी गरीबी, फिर खौला तेल, ऊर्जा महंगाई से कैसे लड़ेगी दुनिया? ये तमाम मुद्दे आज के मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। शुरुआत गेहूं चावल से। देश में गेहूं और चावल की कीमतें एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं। केंद्रीय पूल में स्टॉक की कमी और उत्पादन में आई गिरावट की वजह से त्योहारी सीजन के दौरान गेहूं की कीमतें बढ़ी हैं। दिल्ली में गेहूं का भाव बढ़कर 2550 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। ध्यान रखिए, 2015 रुपए की पिछली MSP थी, भाव 2550 रुपए इस समय बाजार में है। चावल की बात करें तो उसकी कीमतों में नरमी देखी जा रही है। त्योहारी सीजन से पहले गैर बासमती चावल लगभग 5% सस्ता हो गया है और बासमती चावल की कीमतें तो 10% से ज्यादा गिर गई हैं। क्यों गिर गई हैं? क्योंकि धान की आवक का सीजन शुरू हो गया, इस वजह से चावल के भाव पर दबाव बना हुआ है। सर, कीमतों का ये रुख, गेहूं का अगर देखें तो महंगाई है, चावल सस्ता है, कीमतों का ये रुख खाद्य महंगाई को लेकर क्या बता रहा है? गेहूं की कीमतों को लेकर शुभम, जो खाद्य महंगाई का दबाव था वो और बढ़ता दिखाई दे रहा है। गेहूं की कीमतें 2600 रुपये के आसपास पहुंच रही हैं, 2550 रुपये के आसपास पहुंच रही हैं। और अभी चूंकि गेहूं की नई फसल आने में देरी है तो दो महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। एक तो ये कि गेहूं की आवक भी इस समय बाजार में बढ़ी है। शायद फेस्टिवल सीजन और त्योहारी सीजन की जो मांग आती है गेहूँ के आटे की त्योहारी सीजन में उत्पादन के लिए या स्नैक्स इंडस्ट्री की तरफ से, उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि गेहूँ की सप्लाई भी मार्केट में बढ़ रही है, लेकिन उस आपूर्ति बढ़ने के साथ कीमतों में कमी नहीं आ रही, बल्कि कीमत बढ़ रही है। जबकि इसका बिल्कुल उल्टा ट्रेंड हमको चावल में दिखाई दे रहा है। चावल में नई फसल की आवक आने से पहले धान की और चावल की आपूर्ति बाजार में बढ़ रही है। उसमें भी एक पहलू गैर बासमती चावल की कीमत में गिरावट का है, करीब 5% की गिरावट का। संभावनाएं मानी जा रही है कि अगर बाजार में पर्याप्त चावल नहीं आया तो शायद सरकार इसके निर्यात को पूरी तरह प्रतिबंधित कर देगी। अभी तो केवल ब्रोकन राइस पर प्रतिबंध लगाया गया। ये भी एक बड़ी वजह है ऐसा लग रहा है कि लोग बाजार में नई फसल से पहले चावल की जो कीमत मिल रही है उस पर बेहतर कीमत लेना चाहते हैं। लेकिन दोनों प्रमुख फसलों में और दोनों प्रमुख अनाजों के संदर्भ में हमें अभी मौजूदा परिस्थिति में खाद्य महंगाई पर दबाव बनता दिखाई दे रहा है। खासतौर से गेहूं को लेकर खाद्य महंगाई पर बढ़ता दबाव सरकार को MSP तय करने में ज़्यादा बड़ी दिक्कत बनेगा, क्योंकि अगर 2500 साढ़े 2500 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास गेहूं की कीमत है तो सरकार रबी मौसम के लिए गेहूं का MSP क्या तय करेगी, अब सबकी निगाहें इस बात पर होंगी। चलिए, अब समय है मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट का। स्पेशल रिपोर्ट है इस बार कार और बाइक के बाजार पर। कार का बाजार गुलजार नजर आ रहा है, लेकिन बाइक में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, इस पर अंशुमान जी से टिप्पणी लें, उससे पहले आप देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। 3.5 साल बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा ने सितंबर 2022 में 64,000 वाहनों की आपूर्ति कर अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड 60,000 वाहनों का था। महिंद्रा एंड महिंद्रा के पूर्व डायरेक्टर पवन गोयनका का कहना है कि यह नया रिकॉर्ड ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, क्योंकि अगले कुछ महीने में एक नया रिकॉर्ड बनेगा। यह बयान ऑटो इंडस्ट्री में कोरोना के बाद लौट रही तेजी की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि सितंबर का महीना ऑटो इंडस्ट्री के लिए पिछले एक दशक में सबसे अच्छा जो साबित हुआ है। वाहन उद्योग के लिए साल का यह समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि साल के आखिरी 4 महीने ऑटो बिक्री के लिहाज से बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। खरीफ की प्रमुख फसल धान की बिक्री से ग्रामीण बाजार में डिमांड निकलती है, तो त्योहारी सीजन शुरू होने से शहरों में भी गाड़ियों की बिक्री बढ़ जाती है। यात्री वाहनों की बिक्री इस साल सितंबर में बिक्री के मामले में महामारी पूर्व के स्तर पर पहुंच गई है।
2022 के सितंबर में वाहनों की थोक बिक्री ने एक नया मंथली रिकॉर्ड बनाया है। सितंबर महीने में 3,55,946 वाहन फैक्ट्री से निकलकर शोरूम में पहुंचे। मासिक आधार पर अगस्त की तुलना में इसमें 26% की ग्रोथ हुई है। पिछले साल सितंबर की तुलना में इस साल सितंबर में 121% ज्यादा वाहन बिके हैं, जबकि 2020 की तुलना में देखा जाए तो ये बढ़ोतरी 30% से ज्यादा है। वाहनों की बिक्री में हुई इस बढ़ोतरी के पीछे कई कारण हैं। पहला तो सबसे बड़ा कारण है सेमीकंडक्टर की आपूर्ति में सुधार आना। इससे वाहनों का उत्पादन बढ़ा है। वाहनों के बनने की रफ्तार बढ़ने से डीलर्स के पास आपूर्ति बढ़ी है और सबसे बड़ी वजह है फेस्टिव सीजन की वजह से ग्राहकों की मजबूत मांग। देश में ऑटो डीलर्स के प्रमुख संगठन फाडा का भी कुछ ऐसा ही कहना है। ऑटो कंपनियों से डीलर्स को होने वाली आपूर्ति सुधरने और फेस्टिव सीजन शुरू होने की वजह से सितंबर में वाहनों की खुदरा बिक्री 11% बढ़ी है। फाडा की माने तो सितंबर महीने में कुल 14,64,000 वाहनों की बिक्री हुई है। इसमें 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया और कमर्शियल वाहन सभी शामिल हैं। हालांकि पूरे वाहन बाजार का हाल एक सा नहीं है। मानसून सीजन में यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में धान का रकबा घटने का असर 2 पहिया और ट्रैक्टर की बिक्री पर भी पड़ा है। फाडा के मुताबिक पैसेंजर व्हीकल श्रेणी में सबसे ज्यादा 44% ग्रोथ दर्ज की गई है। वहीं तिपहिया, ट्रैक्टर और कमर्शियल व्हीकल श्रेणी में क्रमशः 6%, 37% और 17% की ग्रोथ हुई है। जहां एक और पैसेंजर व्हीकल की बिक्री अपने 1 दशक की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है, वहीं 2 पहिया सेगमेंट अकेला ऐसा सेगमेंट है जहां ऑटो इंडस्ट्री अभी भी ग्रीन जोन में आने का इंतजार कर रही है। फेस्टिव सीजन के बावजूद सितंबर में 2 पहिया बिक्री में 14% की गिरावट दर्ज की गई है। ये तो रही सितंबर में हुई बिक्री की बात, लेकिन क्या अक्टूबर में भी बिक्री की रफ्तार अपने टॉप गियर में बनी रहेगी? इस पर फाडा के अध्यक्ष मनीष राज सिंघानिया का कहना है कि सेमीकंडक्टर की आपूर्ति सुधरने से कारों की उपलब्धता बेहतर होने और आधुनिक खूबियों से लैस नए मॉडल्स की पेशकश से उपभोक्ता अपने पसंदीदा वाहन खरीदने के लिए डीलरों के पास बड़ी संख्या में आ रहे हैं। इसलिए अक्टूबर के महीने में खुदरा बिक्री की संख्या इससे भी ज्यादा रहने की संभावना है, क्योंकि इस महीने दशहरा और दिवाली होने से उपभोक्ताओं की मांग अधिक रहने की उम्मीद है। मनी 9 के लिए अभिषेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सर, ये स्पेशल रिपोर्ट बता रही है कि कार के बाजार में अब ठीक ठाक बिक्री हो रही है। 3.5 साल बाद महिंद्रा ने रिकॉर्ड बनाया और ये कह रहे हैं अधिकारी कि ये रिकॉर्ड भी बहुत जल्द टूटेगा। बाइक के बाजार में ऐसा नहीं दिख रहा है, वहाँ क्या दिक्कतें हैं सर? शुभम, त्योहारी मौसम पर चर्चा हम पहले इसलिए करना चाहते थे क्योंकि ओपेक की खबर पर हम बाद में जाएं, इसलिए हम पहले इस पैकेज को लेकर आपके पास आए ताकि बाजार की पल्स हम समझ सकें। यहाँ से सारी चीज़ें निर्धारित होंगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर से हमें मिले जुले रुख दिखाई दे रहे हैं। सितंबर के महीनों में जो बिक्री हुई है कारों की, उसमें एक महत्वपूर्ण वजह यह भी बताई जा रही है कि जो बुकिंग्स थी उनकी डिलीवरीज सितंबर और त्योहारी मौसम में ज़्यादा ली जाती हैं। तो आमतौर पर सितंबर में जो कारें पहले भी बुक हुई थी उनकी डिलीवरीज हमें दिखाई दी हैं। पर बाइक के मार्केट से जो संकेत मिल रहे हैं वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संकेत हैं और भारतीय बाजार में बाइक्स की बिक्री और खासतौर से जो बजट बाइक्स हैं उनकी बिक्री में 33% के आसपास की गिरावट आई है। भारत के बाजार में करीब 75% हिस्सा 110 सीसी से नीचे की एंट्री लेवल बाइक्स का है और इनकी बिक्री बता रही है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महंगाई और कमाई टूटने का दबाव अभी भी बना हुआ है। कार में हमें छोटी कारों की बिक्री में थोड़ी बढ़ोतरी होती दिखाई दी है इधर के महीनों में, लेकिन ये त्योहारी सीजन है, हमें देखना होगा कि क्या ये कंसिस्टेंट बढ़ोतरी अगले 3-4 महीनों में जारी रहती है कि नहीं। पर बाइक बाजार में सस्ती बाइकों का बाजार अभी वापस नहीं लौटा है और इस बीच हम अर्थव्यवस्था में और कई बदलाव देख रहे हैं और शायद बाइक्स की बिक्री कम होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि उसकी जो ओनरशिप कास्ट है, उसे चलाने की लागत है, वो लगातार बढ़ रही है क्योंकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बाइक्स को लेकर जो फिनांस के रेट्स हैं और जो कर्ज की दरें हैं वो भी बढ़ी हैं अगर NBFCs के से कर्ज पर बाइक्स खरीदी जाती हैं। तो ये त्योहारी मौसम से पहले सितंबर की तस्वीर और सितंबर तक त्योहारी मौसम के आसार आमतौर पर साफ हो जाते हैं। और महंगाई और गांव में आय टूटने का असर केवल 2 व्हीलर्स पर नहीं पड़ा है, FMCG बाजार का भी यही हाल है। ग्रामीण क्षेत्रों से मांग की कमी की वजह से FMCG प्रोडक्ट की बिक्री में गिरावट देखी जा रही है। रिटेल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म वाइजोम की रिपोर्ट कहती है कि अगस्त के मुकाबले सितंबर में FMCG प्रोडक्ट की बिक्री में 9.6% की गिरावट आई है और इसमें भी ग्रामीण क्षेत्रों की बिक्री 14.3% घटी है। देश में FMCG के कुल जितनी बिक्री होती है उसमें ग्रामीण क्षेत्रों का जो हिस्सा है वो 65 से 70% रहता है। सर, यही वजह है कि FMCG के वॉल्यूम्स भी लगातार गिर रहे हैं?
हाँ, हमने एफएमसीजी पर इससे पहले भी चर्चा की थी और इस बात की संभावना कंपनियों की तरफ से भी जारी की गई थी। अगर आप मनी सेंट्रल को करीब से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमने 2-3 दिन पहले ही इस बात पर चर्चा की थी कि प्रमुख एफएमसीजी कंपनियों को महंगाई का दबाव एफएमसीजी की डिमांड पर बना रहने की आशंका थी और वो अभी हमारे सामने आ रही है, क्योंकि करीब करीब ग्रामीण इलाकों से लगभग 14% के आसपास मांग में गिरावट आई है। आमतौर पर एफएमसीजी कंपनियों के लिए, एफएमसीजी का मतलब जो साबुन, तेल, मंजन जैसी बनाने वाली कंपनियां और फूड प्रोडक्ट्स की कंपनियों के लिए यह मौसम सबसे महत्वपूर्ण मौसम होता है। और सितंबर के आंकड़े हमें अब अक्टूबर और नवंबर के आंकड़ों के मामले में बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं करते और इसमें सबसे महत्वपूर्ण वजह जो कंपनियों की तरफ से बताई गई, जो इस रिसर्च में बताई गई है, वो सिर्फ और सिर्फ महंगाई है। इसकी सबसे बड़ी वजह कीमतें बढ़ना है। और हमें याद रखना होगा कि इस साल जनवरी से लेकर अभी त्यौहार तक आते आते भारत की सभी एफएमसीजी कंपनियां अपने अधिकतर उत्पादों की कीमतें बढ़ा चुकी हैं और वो बढ़ी हुई कीमतें अब त्योहारी सीजन की मांग पर अपना असर दिखा रही हैं। जुलाई के दौरान देश में सर्विस पीएमआई 6 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। हालांकि पीएमआई का आंकड़ा अभी भी 54.3% पर है। अगस्त की तुलना की जाए तो इंडेक्स काफी नीचे है। अगस्त के दौरान सर्विस पीएमआई 57 के ऊपर चला गया था। एग्जैक्ट अगर आप पूछे तो 57.2 पर था। सर्विस पीएमआई से पहले मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में भी गिरावट देखने को मिली थी। सोमवार को सितंबर के लिए मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े जारी हुए थे और इंडेक्स 3 महीने के निचले स्तर 55.1 पर आ गया था। हालांकि दोनों इंडेक्स अभी भी 50 से ऊपर है। 50 से ऊपर अच्छा माना जाता है, तेजी मानी जाती है। 50 से ऊपर नीचे आने पर गिरावट, मंदी जैसी बातें हो रही होती हैं। सर, क्या बता रहा है ये इंडेक्स फिलहाल? ये दोनों आंकड़े जो कि जिन्हें हम इकोनॉमी की भाषा में हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर कहते हैं, ये बताते हैं कि जो प्रमुख कंपनियां हैं उनकी तरफ से कितनी डिमांड निकली है बाजार में। और यहाँ से भारत के त्योहारी मौसम को लेकर एक अजीब सी दुविधा बनती दिखाई देती। ये दोनों आंकड़े अगस्त और सितंबर की तुलना में देखें तो सितंबर का आंकड़ा त्योहारी मौसम के लिए सारे उत्पादन और मांग के आंकड़े को समेट कर आता है, क्योंकि अक्टूबर में जो सामान बिकना है या नवंबर में जो सामान बिकना है उसके उत्पादन का काम जुलाई अगस्त सितंबर में हो जाता है और उसकी आपूर्तियां शुरू हो जाती हैं। सर्विसेज पीएमआई में बड़ी गिरावट है। हमें याद रखना होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था में 60% हिस्सा सर्विसेज सेक्टर का है। सबसे ज़्यादा नौकरियां यहीं से आती हैं और सर्विसेज पीएमआई में ठीक उस महीने कमजोरी आना, गिरावट होना, जबकि त्योहारी मांग का समय था, जो मौजूदा रुख है उसको कंट्राडिक्ट करता है, उससे असंगतपूर्ण लगता है। और इसी तरह से हमें मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में भी कि जब त्योहारों की दृष्टि से उत्पादन बढ़ना चाहिए तब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के उत्पादन में गिरावट का संकेत त्योहारी मौसम के लिए अच्छा नहीं है। और शायद हम फिर यही कहेंगे कि रिजर्व बैंक इन चीज़ों को करीब से समझ रहा है और इसीलिए रिजर्व बैंक ने आने वाली 2 तिमाहियों के लिए भारत की आर्थिक विकास दर में 5% से नीचे की दर आकी थी, जो कि आमतौर पर संभावनाओं के विपरीत थी। और तब हमने अपने कार्यक्रम में कहा था कि रिजर्व बैंक को त्योहारों से उतनी उम्मीद बनती नहीं दिखाई दे रही है। बाजारों में जितनी उम्मीद या विशेषज्ञों को जितनी उम्मीद दिखाई दे रही है, रिजर्व बैंक त्योहारों की मांग को लेकर कंजर्वेटिव या थोड़ा आगे बढ़कर आकलन करने की स्थिति में नहीं है और वो हमें पीएमआई इंडेक्स से दिखाई देता है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO ने 2023 के लिए वैश्विक व्यापार में ग्रोथ के अनुमान में कटौती की है। WTO ने कहा है कि 2023 के दौरान वैश्विक व्यापार में सिर्फ 1% की ग्रोथ देखी जाएगी। इससे पहले अप्रैल में संगठन ने 3.4% ग्रोथ का अनुमान लगाया था। 3.4% से घटा के सीधा 1% कर दिया। WTO का यह अनुमान आर्थिक मंदी की आशंका को और ज़्यादा गहरा करता है और ज़्यादा मजबूत करता है। हालांकि WTO ने 2022 के लिए वैश्विक व्यापार की ग्रोथ में अनुमान में 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है और इसको बढ़ाकर 3.4% ग्रोथ का अनुमान लगाया है। अप्रैल में ये 3% का था। सर, WTO के आंकलन क्या बता रहे हैं? व्यापार के जब भी ट्रेड ग्रोथ के आंकलन आते हैं तो हमारे लिए उसमें में एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि हमेशा व्यापार की ग्रोथ के आंकलन भविष्य को देखकर रखे जाते हैं, क्योंकि निर्यात के आंकड़े या निर्यात के जो ऑर्डर होते हैं वो भविष्य की मांग को लेकर आते हैं। इसलिए ट्रेड के आंकड़े हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। WTO ने एक तरह से शुभम मंदी का ऐलान कर दिया है। उसने कह दिया कि अगले साल 1% की वर्ल्ड ट्रेड ग्रोथ रेट का मतलब है कि मंदी है और अगर इसमें आने वाले समय में और गिरावट भी आए तो आश्चर्य नहीं है। WTO ने के प्रमुख ने अभी से एक हफ्ते पहले सबसे पहले आगे बढ़कर यह कहा था कि 2023 दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए बुरा साल होने वाला है और मंदी की संभावना है। और अगर आप भारत के निर्यात के आंकड़ों को अभी हाल में देखें, जो हमारे पास अगस्त और सितंबर के आंकड़े दिखाई देते हैं,
अगस्त सितंबर के बाद से भारत के निर्यात में लगातार गिरावट दिखाई दे रही है। यानी अगले साल की जो मांग के लिए उत्पादन के ऑर्डर आज प्लेस किए जाते हैं, जिनकी सप्लाई 2 महीने 3 महीने बाद दुनिया के बाजारों में पहुंचेगी, वो ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। और इसलिए धीमे धीमे अगले कुछ महीनों में हमें दुनिया के कई देशों के निर्यात की ग्रोथ रेट में गिरावट आती दिखाई देगी। WTO का आंकड़ा इसी तरफ इशारा कर रहा है। और 1% की वर्ल्ड ट्रेड ग्रोथ रेट बहुत सारी अर्थव्यवस्थाओं के लिए, जो खासतौर से निर्यात आधारित अर्थव्यवस्थाएं, उनके लिए बड़ी चुनौती बनेगी। अब हमारी निगाह इस बात पर होगी कि चीन की तरफ से निर्यात की ग्रोथ के आंकड़े अगले 2 महीनों में कितने आते हैं, क्योंकि वहां से इस बात पर काफ़ी कुछ रोशनी पड़ेगी कि अगले साल वर्ल्ड ट्रेड का मिजाज कैसा रहने वाला है। WTO के हिसाब से केवल 1% ग्रोथ होगी और इसका असर पूरी दुनिया की आर्थिक विकास दर पर अगले साल क्या दिखाई देगा, यदि ट्रेड सिकुड़ता है या श्रिंक करता है। इस पर चीन के व्यापार के आंकड़े हमें कुछ नई रोशनी दे सकेंगे। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपने रिजर्व से डॉलर की बिकवाली लगातार बढ़ा रहे हैं और इस वजह से दुनिया भर में फॉरेक्स रिजर्व में रिकॉर्ड गिरावट देखने को मिली है। रिपोर्ट्स की माने तो इस साल दुनिया के कुल फॉरेक्स रिजर्व में 1 लाख करोड़ डॉलर से ज़्यादा की गिरावट आई है और पूरी दुनिया का कुल फॉरेक्स रिजर्व घटकर 12 लाख करोड़ डॉलर रह गया है। भारत सहित दुनिया के अधिकतर देशों ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर की बिकवाली की है। सर, क्यों घट रहे हैं ये फॉरेक्स रिजर्व, क्या है बड़ा कारण? सबसे बड़ा कारण विदेशी मुद्रा भंडारों का इस्तेमाल है अपनी मुद्राओं को बचाने के लिए। दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जो अपनी करेंसी को डॉलर के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए बाजार में दखल करते हैं। रिजर्व बैंक जिनमें से एक है। रिजर्व बैंक अभी तक $100 बिलियन के आसपास 96-97 बिलियन डॉलर बाजार में झोंक चुका है रुपए की गिरावट को रोकने के लिए। जापान, जो कि सरप्राइजिंगली बाजार के दखल से दूर है, लेकिन जापान की करेंसी इतनी बुरी तरह टूटी कि जापान को भी बाजार में दखल देना पड़ा, जो कि दुनिया के लिए एक बड़ी खबर थी। वो करीब $20 बिलियन सितंबर में ही डाल चुका है अपने विदेशी मुद्रा भंडार से येन की गिरावट को रोकने के लिए। और इसके अलावा दुनिया के और भी देश, छोटी छोटी अर्थव्यवस्थाएं, मझोली अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिन्होंने डॉलर की मजबूती के कारण अपनी करेंसी को बचाने के लिए बाजार में डॉलर छोड़े हैं डॉलर की डिमांड को लेकर। तो एक तो बड़ी वजह है। अब इसके पीछे चले और देखें कि डॉलर की डिमांड क्यों है। डॉलर की डिमांड 2 बड़ी वजहों से। एक बड़ी वजह तो ये कि दुनिया में कमोडिटीज़ की और कच्चे तेल की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई, उसके कारण जो कॉस्ट बढ़ी है, तो दुनिया के देशों में आयात की लागत बढ़ रही। तो जो इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज़ है, उन्हें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है आयात के ऊपर। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि डॉलर की मजबूती है, तो दुनिया का निवेश अब बाकी एसेट से निकलकर डॉलर डिनोमिनेटेड प्रोडक्ट्स या बॉन्ड्स में जा रहा है। और जब आपको डॉलर डिनोमिनेटेड या डॉलर केंद्रित कोई सिक्योरिटी खरीदनी है, तो आपको डॉलर की डिमांड की ज़रूरत पड़ती है, डॉलर की मांग की ज़रूरत पड़ती है। ये फिनोमेना हमें भारत में तो उतना नहीं, लेकिन यूरोप में दिखाई दे रहा है। यूरोप की मुद्राओं में कमजोरी की सबसे बड़ी वजह यही है। तो पूरी दुनिया में एक साथ कई ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने दुनिया के विदेशी मुद्रा भंडारों को ड्रेन किया है और उसकी सबसे बुरी मार छोटे देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ी है, जैसे भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, और उसके बाद फिर आती हैं मझोली अर्थव्यवस्थाएं, जिनके विदेशी मुद्रा भंडारों में जबरदस्त गिरावट आई। भारत में रुपया जितना नहीं टूटा है, उससे कहीं ज़्यादा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में पिछली तुलना में, अगर आप देखें 2008 की तुलना में, तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई है। कोरोना की वजह से दुनिया भर में 7 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे खिसक गए। विश्व बैंक ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि 2020 के दौरान दुनिया भर में 71 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे खिसक गए हैं। रोजाना $2 से कम कमाते हैं, $2.15 से कम खर्च करके अपना जीवन चला रहे हैं। 2020 में इस आंकड़े में 7.1 करोड़ लोगों की बढ़ोतरी हुई है और रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दुनिया में गरीबों की संख्या सबसे ज़्यादा भारत में बढ़ी है। सर, भारत को लेकर ये रिपोर्ट क्या कहती है? भारत को लेकर इस रिपोर्ट के कुछ चौंकाने वाले निष्कर्ष हैं और सरकार की तरफ से शायद इस पर जब जवाब आएगा। ये रिपोर्ट आज ही उपलब्ध हुई है। इसमें 2 महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई हैं। एक तो दुनिया में जो 7 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे खिसक गए, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, सबसे बड़ा योगदान भारत का बताया गया, करीब 5.6 करोड़ लोग। दूसरी चीज़, रिजर्व बैंक ने वर्ल्ड बैंक ने अपना ये आकलन करने के लिए भारत में CMI का जो कंज्यूमर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर सर्वे, उसको आधार बनाया है। विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि चूंकि भारत में गरीबी का आधिकारिक आकलन 2011 के बाद जारी नहीं किया, भारत की सरकारों ने गरीबी का कोई आकलन नहीं किया है, इसलिए उन्हें इस आकलन को आधार बनाना पड़ रहा है। 2015-16 वाले आकलन के हिसाब से भारत में करीब 23 मिलियन लोग कोविड के असर से गरीबी की रेखा के नीचे गए होंगे, लेकिन जो कंज्यूमर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर सर्वे CMI का, उस हिसाब से करीब 5.6 करोड़ लोग हैं। दूसरी महत्वपूर्ण टिप्पणी इस रिपोर्ट की ये है कि दुनिया की
में कोविड के दौरान गरीबी बढ़ाने में भारत का योगदान चीन से कहीं ज़्यादा बढ़ा है। चीन में आबादी काफ़ी ज़्यादा है, पर चीन में गरीबी से प्रभावित होने वाले लोग कोविड के कारण कम थे, ये वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। भारत में इसकी तुलना में गरीबी का ज़्यादा गहरा असर दिखाई दिया। अभी हमारे पास 2020 तक के वर्ल्ड बैंक ने आंकड़े दिए, 21 और 22 के खासतौर से कोविड की अगली लहर के दौरान और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद महंगाई बढ़ी है, उसका क्या असर गरीबी पर पड़ा, इसका आकलन उपलब्ध नहीं है। लेकिन इस रिपोर्ट ने एक बड़ी गैप, एक क्रिटिकल गैप की तरफ या भारत की पूरी व्यवस्था की तरफ भी इशारा किया है कि भारत के पास उसकी गरीबी बताने वाले आंकड़े ही नहीं है। सर, ये वर्ल्ड बैंक ने बताया, भारत के अपने कोई आकलन गरीबी को लेकर? यही सबसे बड़ा सवाल है। और जब आप आधिकारिक रूप से सरकारें अपने यहाँ आर्थिक परिस्थिति के वास्तविक आकलन प्रस्तुत नहीं करती, तो दुनिया की एजेंसियां उन दूसरे आकलनों पर भरोसा करके अपने आकलन या अपनी रिपोर्ट्स बनाती हैं। और विश्व बैंक की रिपोर्ट से हमें साफ दिखाई दिया कि 2011-12 के बाद सरकारों ने भारत में गरीबी की पैमाइश या नापजोख की व्यवस्था ही छोड़ दी। 2015 में नीति आयोग ने ये डिसाइड किया था कि वो 2015 में नीति आयोग के अध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, उनके नेतृत्व में सरकार ने 14 सदस्यों का एक दल बनाया था और जिसे 31 अगस्त 2015 तक भारत में गरीबी की नई परिभाषा तय करनी थी। क्योंकि गरीबी के आकलन के अपने फार्मूले होते हैं, तेंदुलकर फार्मूला, लकड़ावाला कमेटी फार्मूला, ये पुराने फार्मूले थे, इन्हें बदलने का फैसला लिया गया था। लेकिन इसके बाद 2017 में इसकी रिपोर्ट भी आ गई, पर सरकार ने तब से लेकर अभी तक भारत में गरीबी की पैमाइश कैसे की जाए इसके बारे में कोई नया फार्मूला नहीं बनाया। और इसलिए वर्ल्ड बैंक को भारत में CMI के आंकड़े को आधार बनाना पड़ा है। और पुराने आंकड़े जो हैं, जो तेंदुलकर कमेटी के आंकड़े हैं, जिसमें कि 4,800 रुपये ग्रामीण इलाकों में और 5,000 रुपये शहरी इलाकों में जो गरीबी रेखा तय की गई है, जिसे रंगराजन कमेटी ने संशोधित किया था, वो सारे आंकड़े लगभग 10-12 साल पुराने वो फार्मूले हो चुके हैं। भारत को अब गरीबी नापने का नया फार्मूला चाहिए, जिसकी ज़रूरत है। और अब शायद चूंकि कोविड का असर जब पूरी दुनिया में समझने की कोशिश की जा रही है, यूनाइटेड नेशंस, UNDP और वर्ल्ड बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था में जो गरीबी बढ़ी है कोविड के दौरान, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो सरकार की तरफ से शायद हमें जानकारी मिलेगी कि गरीबी के आकलन का नया फार्मूला क्या है। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज सरकार से गुहार लगाई है कि नेचुरल गैस की कीमतों पर किसी तरह की कैपिंग ना लगाई जाए। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने सरकार से कहा है कि नेचुरल गैस की कीमतों पर कैपिंग लगाई जाती है तो इससे ईंधन उत्पादन में निवेश प्रभावित होता है और साथ में ईंधन उत्पादन में आत्मनिर्भरता नहीं हो पाएगी, उस लक्ष्य से हम दूर हो जाएंगे। सरकार ने पिछले हफ्ते ही नेचुरल गैस की कीमतों में 40% की बढ़ोतरी की और इस बढ़ोतरी के बाद CNG PNG के दाम बढ़ने शुरू हो चुके हैं। सर, रिलायंस ने ऐसा क्यों कहा? गैस भविष्य का ईंधन है और गैस को लेकर काफ़ी खींचतान पूरी दुनिया में मची हुई है। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें तो अब बाजार से नियंत्रित हैं, हालांकि बाजार के बीच में सरकार अपनी सुविधा के अनुसार दखल देती रहती है, लेकिन अब गैस कंपनियां इस बात के लिए दबाव बना रही हैं कि इन्हें गैस की कीमतों को भी बाजार मूल्य आधारित कर दिया जाए। भारत में गैस की कीमतें 6 महीने के लिए तय की जाती हैं और उसमें अधिकतम मूल्य सरकार तय करती। अब ये बड़ी दुविधा है कि देश की सबसे प्रमुख गैस उत्पादक कंपनी सरकार से कह रही है कि कीमतों पर कैपिंग न की जाए, यानी कीमतें जब जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़े उस हिसाब से भारत में कीमतें रिवाइज की जाएं। ये बड़ा दबाव है। सरकार इस पर कैपिंग क्यों करती है? क्योंकि गैस के बड़े उपभोक्ता बिजली और फर्टिलाइजर उद्योग हैं, जहां पर कीमतें बढ़ने का असर महंगाई पर और बाकी चीज़ों पर पड़ता है। लेकिन अब जबकि गैस की कीमतों में इतनी तेज बढ़ोतरी हो गई है, हमने रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी भारत में नेचुरल गैस की कीमतों में, तो सरकार के पास शायद इस पूरी नीति पर पुनर्विचार करने का समय होगा कि वो गैस की कीमतों को भी बाजार के मूल्यों के हवाले कर दे। अब दिन की सबसे बड़ी खबर, दुनिया में सप्लाई होने वाले क्रूड ऑयल के आधे से ज़्यादा हिस्सा जो संगठन उत्पादन करता है उसका नाम है OPEC+ देशों का संगठन। अपने तेल उत्पादन में इस संगठन ने बड़ी कटौती की है और यह फैसला बुधवार को वियना में हुई बैठक में लिया गया। रोजाना तेल उत्पादन में 20 लाख बैरल कटौती का फैसला किया गया। अनुमान जो बाजार में तैर रहे थे वो 10 लाख बैरल कटौती के थे, लेकिन उससे 2 गुना कटौती का फैसला किया गया। इस फैसले के बाद क्या हुआ? कच्चे तेल के भाव में फिर उबाल आया। विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड $94 प्रति बैरल तक पहुंच गया और WTI क्रूड $88 के ऊपर कारोबार करने लगा। सर, उत्पादन में
कितनी कटौती हुई ये पता चल गया। अभी कैसे कटौती होगी आगे और कैसे इसको लागू किया जाएगा? शुभम, 20 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती बहुत बड़ी कटौती थी और उस हिसाब से हमें कच्चे तेल की कीमतों में वो तेजी नहीं दिखाई दी। हालांकि कल जब 20 लाख बैरल की कटौती का प्रस्ताव ओपेक की जो मिनिस्ट्रियल कमेटी है उसने रखा था, तब तक बाजार में इस तरीके के आकलन तैरने लगे थे कि क्रूड $100 के आसपास होगा। और शायद इसकी बड़ी वजह यह है कि जो उत्पादन लक्ष्य में कटौती की गई है उसे लागू करने के मैकेनिज्म को लेकर बाजार को काफ़ी कंफ्यूजन है। ये दो चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण हैं जिनके बारे में अभी ओपेक की तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये मूविंग एवरेज के आधार पर कटौती लागू की जाएगी या पिछले उत्पादन के आधार पर ली जाएगी। हमें याद कर रखना होगा कि अभी भी ओपेक के तमाम देश, कई देश अपने पिछले उत्पादन के लक्ष्यों को ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ये उन उत्पादन के लक्ष्यों को एडजस्ट करके की जा रही कटौती है तो फिर ये कटौती करीब करीब 1 मिलियन बैरल पर डे के आसपास बैठती है। और अगर बाजार उसे पढ़ रहा है तो कच्चे तेल की कीमतों में जो $94-95 का लेवल अभी आपको दिखाई दे रहा है वो ये माना जा रहा है कि 2 मिलियन बैरल पर डे की तो कटौती है, लेकिन वास्तविक रूप से पुराने उत्पादन में जो कमी है उसे जोड़ लिया जाए तो इसका बाजार पर की सप्लाई पर उतना बड़ा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आने वाले दिनों में ये स्पष्टता आती है और ये आज से आगे लागू होती तब हमें कच्चे तेल की कीमतों में पर इसका असर पड़ेगा। पर आमतौर पर होता यह है कि जब ओपेक कोई फैसला लेता है तो उसे वो प्रोरेटा आधार पर अपने अलग अलग देशों की क्षमताओं के हिसाब से उसे बांटता है। तो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा कटौती का सऊदी अरब के खाते में आया है और सऊदी अरब के उत्पादन में करीब करीब 5 लाख बैरल पर डे के आसपास की कमी दिखाई देगी, ऐसा बाजार संकेत कर रहा है। सर, अमेरिका को इस फैसले पर क्या आपत्ति थी? क्या इस बैठक में रूस और ओपेक देशों के जो संबंध थे उनको लेकर कुछ ताजा निकला? हाँ शुभम, यहाँ से अब दुनिया में ऊर्जा बाजारों की को लेकर और ऊर्जा कूटनीति की एक बिल्कुल नई बिसात शुरू होती है। अमेरिका और यूरोप इस बात का दबाव बना रहे थे कि ओपेक देश अपने उत्पादन में कम से कम बढ़ोतरी ना करें तो कटौती बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया में ऊर्जा कीमतों पर दिखाई देता है। अब WTI जो अमेरिका का स्टैंडर्ड क्रूड है उसकी कीमत इस समय हमारे सामने करीब करीब $87-88 के आसपास दिखाई दे रही है और इसका असर अमेरिका में महंगाई पर पड़ेगा और सबसे बड़ा दबाव अमेरिका में महंगाई को लेकर है। और अगर अमेरिका में कच्चे तेल की कीमतों का असर दिखाई दिया तो फेडरल रिजर्व को और ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेंगी, यानी मंदी अगर थोड़ा देर से आ रही होगी तो तत्काल आ जाएगी और उसके बाद भी कीमतें लगातार बढ़ती रहेंगी। यूरोप के देश भी चाहते थे कि उनके यहाँ भी ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं, इन्हें रोकने के लिए कम से कम ओपेक देश उनकी मदद करें। पर यहाँ हमें रूस और ओपेक देशों की एक नई किस्म की जुगलबंदी दिखाई दी। पिछली ओपेक की बैठक में रूस और अरब देश एक दूसरे से अलग थे। अमेरिका की कोशिश भी थी कि एक साथ ना आ पाए। रूस के उप प्रधानमंत्री न केवल वहाँ पहुँचे, प्रतिबंधों के बावजूद वियना पहुँचे, उन्होंने वहाँ हिस्सेदारी की बैठक में उसके वीडियो फुटेज आए और उन्होंने इस संधि को 2023 तक जारी रखने का बयान भी बाहर निकल कर दिया। तो अब ओपेक प्लस पूरी तरह एकजुट हो गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों को ऊपर रखने के लिए। जो भी ये फैसला जिस तरह से लागू हो शुभम, $90 का लेवल डिफेंड कर लिया ओपेक ने। अगर आप बाजार की भाषा में बात करें कि $90 से नीचे कीमतों को नहीं जाने दिया जाएगा, चाहे वो भले ही 1 मिलियन बैरल पर डे की कटौती ही व्यवहारिक रूप से लागू हो। और इसने रूस और ओपेक को मिलाकर एनर्जी का एक नया गठजोड़ बनाया, ईरान को भी इसमें लाने की कोशिश की गई। तो यहां से अब अमेरिका, यूरोप के देशों को और दुनिया के प्रमुख तेल उपभोक्ता देशों को नए सिरे से कुछ सोचना पड़ेगा। सर, अब कीमतों को लेकर देखें तो किस तरीके के आकलन सामने आ रहे हैं? जो हम यहाँ से पूरी दुनिया में ऊर्जा कीमतों को लेकर अब नई जद्दोजहद शुरू होगी। एक चीज़ तो स्पष्ट दिखाई दे रही है कि ओपेक देश चाहते हैं कि कच्चे तेल की कीमतें $90 से ऊपर ही रहें। आकलन गोल्डमैन सैक्स जैसे आकलन $100 तक जाने के हैं, जिन्होंने 2 मिलियन बैरल वाला आकलन लेकर $100 पर बैरल के आकलन दिए थे। कल भी गोल्डमैन सैक्स ने अपना जो एस्टीमेट था उसे इंडोर्स किया और कहा कि दिसंबर तक दुनिया के बाजार में तेल की आपूर्ति में इतनी कमी होगी कि कीमतें $100 तक जा सकती हैं। अब यहाँ 3 तरीके के देश हैं और हमें 3 तरीके की प्राइस पॉलिसीज पूरी दुनिया में दिखाई देंगी। एक सबसे पहले यूरोप है। यूरोप के देश अपनी कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स लगा रहे हैं और वो उनसे जो पैसा जुटा रहे हैं उसको वो सब्सिडी के जरिए अपने उपभोक्ताओं को वापस करेंगे और जिसके जरिए उपभोक्ताओं की जेब पर जो महंगे ऊर्जा का असर है उसे रोकने की कोशिश की जाएगी। अमेरिका दुविधा में है। हालांकि अमेरिका के पास अपनी खपत से ज़्यादा उत्पादन
कच्चे तेल का घरेलू उत्पादन मौजूद है और वो उत्पादन वो निर्यात भी करता है। अमेरिका भी शायद यूरोप वाला रास्ता अपनाकर तेल कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स लगाएगा। इससे पहले भी चर्चा थी, बाइडेन के पास सामने प्रस्ताव था, और विंडफॉल टैक्स लगाएगा और उसके जरिए वो सब्सिडी के जरिए बाजार में तेल उपभोक्ताओं को और गैसोलीन उपभोक्ताओं को शायद मदद देने की कोशिश करेगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अमेरिका अपने रिजर्व से ही ऑयल बाजार में छोड़े और अमेरिकी बाजार में WTI की कीमतें हमें नीचे होती दिखाई दें। ज़्यादा बड़ी दुविधा उन देशों के पास है जिनके बजट्स बड़े कंस्ट्रेंट में, भारत, चीन जैसे देश हैं, जहां कीमतों को ऊंची कीमतों से निपटने की रणनीति बनानी पड़ेगी। और इसमें कई सारे छोटे देश, मझोले देशों को अपने यहाँ अब पेट्रोल डीजल की डिमांड पर अंकुश लगाना पड़ेगा, राशनिंग की स्थिति करनी पड़ेगी। क्योंकि अब अगर ये महंगाई $90 $100 के आसपास रहती है, और हमें यहाँ फिर याद रखना होगा शुभम कि रिजर्व बैंक ने $100 पर बैरल का रेट अगले 6 महीने के लिए पहले ही आंका था, जब ओपेक की बैठक नहीं हुई थी। यानी रिजर्व बैंक और दुनिया के सारे देश ये मान रहे थे कि किसी भी स्थिति में ओपेक कीमतों को $90 से नीचे नहीं जाने देगा। तो भारत के लिए एक अपहिल टास्क, एक बड़ी चढ़ाई है यहाँ से $100 और 90 और $100 के आसपास की कच्चे तेल की कीमतों से कैसे अपने आप को निपटा जाएगा। दूसरी चीज, दुनिया के देशों में ये कीमतें केंद्रीय बैंकों पर नए सिरे से दबाव बनाएंगी। यानी महंगाई में जो भी कमी की उम्मीद थी और उसके बाद ब्याज दरें बढ़ने के कारण थोड़ा बहुत नियंत्रण की उम्मीद थी, वो ओपेक और रशिया ने मिलकर उस उम्मीद को ध्वस्त कर दिया है। और इसलिए ये एक नए तरीके की आर्थिक राजनीतिक बिसात बनती दिखाई दे रही है, जिसमें अब अलग अलग देशों को अलग अलग तरीके से अपनी ऊर्जा प्राइसिंग पॉलिसीज़ को, एनर्जी प्राइसिंग पॉलिसीज़ को हैंडल करना पड़ेगा। और इस बीच रुपया अभी 82 का लेवल क्रॉस कर गया, तो एक तरफ तो कच्चा तेल उबल रहा है, दूसरी तरफ हमारी करेंसी कमज़ोर हो रही है, तो ये आयात होने वाली महंगाई में और फ्यूल करेगी और ईंधन देगी। सर, रूस के तेल की कैपिंग की जो बात चल रही थी, प्राइस कैपिंग की, उन प्रयासों को कितना झटका लगा इससे, या वो प्रयास अब किस तरह आगे बढ़ेंगे? अब रूस की तेल की रूस की कोशिश ये थी कि वो ओपेक के साथ खड़ा हो और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें इतनी ऊंची कर दी जाएं जिससे कि कैपिंग के कारण जो आने वाला नुकसान है उसे उसको रोका जा सके। लेकिन अब इस पूरी कटौती में रूस और ओपेक के सारे देश शामिल हैं, जो 2 मिलियन बैरल पर डे की कटौती है। रूस ने यह भी कहा है कि वो उन देशों को कच्चे तेल की सप्लाई नहीं करेगा जो कैपिंग का समर्थन करेंगे, यानी उसकी जो अधिकतम कीमत तय करने का यूरोपियन यूनियन का प्रस्ताव है। अब यूरोपियन यूनियन को ओपेक की बैठक के बाद नए सिरे से अपनी रणनीति बनानी होगी। आज यूरोपियन यूनियन ने चलते चलते, अभी जब हम स्टूडियो आ रहे हैं तब तो पता चला कि यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शंस की 8वीं किश्त, रूस पर सैंक्शंस की या प्रतिबंधों की 8वीं किश्त जारी कर दी है। अब जबकि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में कच्चे तेल की कीमतें ऊपर होने के असर दिखाई दे रहे हैं, तो अब चुनौती केवल रूस नहीं बल्कि ओपेक भी सामने है। ओपेक को कैसे राजनीतिक रूप से इस बात के लिए बाध्य किया जाए। और शुभम, एक महत्वपूर्ण बात है कि कल सऊदी अरब के तेल मंत्री ने बड़े दो टूक ढंग से, जब उनसे ये पूछा गया कि अमेरिका ने कहा कि हम डिसअपॉइंटेड हैं और ये दुनिया में महंगाई बढ़ाने की कोशिश है, तो सऊदी अरब के जो तेल मंत्री थे उनका बयान बड़ा दो टूक था कि हम कहीं से भी महंगाई बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम तो अपनी अर्थव्यवस्थाओं के लिए सपोर्ट करने का ये फैसला कर रहे हैं। अब रूस अगर पूरी तरह महंगाई बढ़ाने वाले ग्रुप के साथ खड़ा हो जाता है, ओपेक के ग्रुप के साथ खड़ा हो जाता है, तो दुनिया में रूस के कच्चे तेल के, सस्ते कच्चे तेल की आपूर्ति से ओपेक रोकने की कोशिश भी करेगा। और ऐसी स्थिति में ऊर्जा सप्लाई का या कच्चे तेल की आपूर्ति का परिदृश्य अगले 2-3 महीनों में काफ़ी खींचतान भरा होने वाला है। अंशुमान जी का भी कहना यह है कि आंकड़े $100 तक के अब सामने देखने को मिल सकते हैं कच्चे तेल के बाजार में। सर, किस तरीके के देश किस तरीके की रणनीति अपनाएंगे, एक बात। और एक छोटा सवाल ये, त्योहारों से पहले जो थोड़ी बहुत उम्मीद शुरू हुई थी कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो सकती हैं, आपको लगता है उनको अब तो भूल ही जाना चाहिए? भारत में तो इस बात की संभावना कम दिखाई देती है शुभम, क्योंकि मुझे लगता है रिजर्व बैंक ने $100 पर बैरल का स्तर तय करके एक तरह से संकेत दे भी दिया था कि भारत में अब कच्चे तेल की मौजूदा कीमतों पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई कमी होने की गुंजाइश नहीं दिखाई देती। और अब तो ओपेक के फैसले के बाद इस बात की उम्मीद कम ही दिखती है। जब तक कि सरकार सब्सिडी का मुंह न खोले, बजट से बड़ा पैसा न निवेश करे, तब तक तेल कंपनियां इस बात के लिए शायद ही आसानी से राजी होंगी कि वो इस स्थिति में, जबकि पूरी तरह एक वोलेटाइल मार्केट की तरफ हम जा रहे हैं, उस स्थिति में कीमतों में कमी करें। भविष्य सिर्फ इस बात पर निर्भर है कि दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों को कम करने का में सबसे बड़ा योगदान सिर्फ एक चीज़ निभा सकती है और वो मंदी है।
हालांकि ओपेक ने बहुत स्मार्टली, ओपेक ने कल बैठक में जो प्रेजेंटेशन दिया, ओपेक की ने आने वाले पूरे 1 साल के लिए मंदी के कारण होने वाली कच्चे तेल की मांग का आकलन भी इस पूरे कैलकुलेशन में 2 मिलियन बैरल पर डे के कैलकुलेशन में शामिल कर लिया है, कि उन्हें पता है कि अधिकतम मांग कितना गिर सकती है। लेकिन फिर भी अगर अमेरिका में जल्दी मंदी के संकेत दिखाई देने लगते हैं, जो अभी नहीं दिख रहे हैं ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद, यूरोप में तो दिखने लगे, अगर दुनिया में मांग एकदम टूटती है अगले 2-3 महीनों में, 4 महीनों में, और अर्थव्यवस्थाओं में एक तेज स्लम्प आता है, तो शायद कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ेगा और तब हम इसे नीचे ले जाते देखेंगे। लेकिन जो संकेत हैं कल की बैठक से कि ओपेक और रूस मिलकर $90 का लेवल बनाए रखेंगे, इसकी पूरी तैयारी कल से दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो 90 के नीचे तेल को नहीं जाने देंगे और लड़ाई ये होगी कि मंदी को भी इसमें शामिल कर लिया जाए और किसी तरीके से भाव $90 के नीचे ना जाए। ये इन देशों की कोशिश होगी। सामने खड़े जो देश हैं वो ये कोशिश करेंगे कि महंगाई को कैसे काबू किया जाए। जैसे अंशुमान जी ने बताया, कोई सब्सिडी देगा, कोई कंपनियों पर टैक्स लगा के उसको सब्सिडी के रूप में बांटेगा। चुनौती सबसे बड़ी भारत जैसे देशों के सामने होगी कि हमें अपने आयात को कैसे काबू करना है। आज के मनी सेंट्रल में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कल शाम 7 बजे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।